जो 6 लोगों को हिरासत में लिया अगर गया है इन्होंने उनसे धीरे धीरे वहां पर अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा किया था तो धीरे धीरे उन्होंने संबंध भी वहां बहुत सारे लोगों से बनाए थे और बहुत सारे लोग मुमकिन है इनके इस काम में प्रत्यक्ष या परोक्ष जाने अनजाने इनकी मदद कर रहे हो। आपको सुनाते हैं टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने जब अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फोन किया तो रिस्पॉन्स क्या था। सोमवार को फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव मिला और उसके बाद में लाल किले के सामने जो ब्लास्ट हुआ उसमें भी बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध है वो डॉक्टर उमर है जो कि फरार चल रहा था और इन सब का जो संपर्क है वो बताया जा रहा है कि कर्मचारी थे अल फलाह यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी का क्या कहना है जानने के लिए हम उनके दिल्ली दफ्तर गए लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिला। अब हम जो है कोशिश करेंगे डॉक्टर भूपेंद्र कौर जो हैं जो वीसी हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की उनसे बात करने के लिए और यहाँ पर जो है कॉल उनको मिलाते हैं। भूपेंद्र मैम गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है? मैम मैं जीत भाटी बोल रहा हूँ टीवी 9 से। मैम आपका इंटरव्यू के लिए समय चाहता था, अगर आप दे दें तो। मैम देखिए जैसे इंटरव्यू की बात करी है, पूछा पहले कौन है, उसके बाद फ़ोन काट दिया। हमारी कोशिश है क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल है कि टीवी 9 संदिग्धों पर यूनिवर्सिटी का पक्ष जानने के लिए एक बार फिर से कोशिश करते हैं। पहले हमने कोशिश की, उन्होंने पूछा कौन, उसके बाद में जैसे हमने बताया उन्होंने फ़ोन काट दिया। एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि फ़ोन उठाया जाता है नहीं, क्योंकि टीवी 9 भारतवर्ष एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल है और बिना पक्ष के कोई भी खबर नहीं चलाएगा। तो पक्ष जानने के लिए एक बार फिर से फ़ोन करते हैं। हेलो, हाँ मैम, मैं ये जानना चाह रहा था, टीवी 9 से बात कर रहा हूँ। आपका मैम 2 मिनट का समय मिल सकता है? एक बार फिर से फ़ोन काट दिया। देखिए the number you have dialed is currently busy. Please try later. आपके द्वारा कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? अगर ये जिम्मेदार यूनिवर्सिटी है और वहां के लोग इन लोगों के साथ किसी भी तरीके से मुलविस नहीं है तो इनको सामने आकर बात करने में क्या दिक्कत है? कोई पक्ष क्यों नहीं रखा जा रहा है? खुद को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? फोन क्यों काटा जा रहा है? संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, उनसे एक बात समझने की कोशिश करता हूं। संजय जी, क्या ये संभव है कि अब आतंकवादी और आतंकवाद अपने आप को एक सोफिस्टिकेटेड चेहरा देने के लिए क्या पढ़े लिखे लोगों को पकड़ रहे हैं, और क्या यह संभव है कि कई जगह इंस्टीट्यूशंस का भी वो इस्तेमाल कर रहे हो? जी बिल्कुल सही बात है दिनेश जी, क्योंकि अगर हम देखें कि पहले भी अगर 2005 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, उसमें भी कई ऐसे लोग पकड़े गए थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे और वो ऐसे इंटेलेक्चुअल पोस्ट पे थे। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो अब ये पैटर्न धीरे धीरे बदलता जा रहा है और अब ये पैटर्न बदलकर केमिकल और उसके ऊपर आ रहा है। आप देखोगे तो सोफिस्टिकेटेड साइबर क्राइम हो रहे हैं। तो इस तरह से जब तक आप पढ़े लिखे नहीं हो तब तक आप लेकिन इससे एक और बात सामने आती है, अगर इसमें, और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कोई एक डॉक्टर, कोई एक इंजीनियर कहीं पर पकड़ा गया है और ये इस बार तो एक तरीके से लाइन ही लग गई डॉक्टर्स की। जी बिल्कुल। तो इस तरीके के काम में मैं एक बात समझना चाहता हूं, रंजन द्विवेदी सर जो कि डीजीपी रहे हैं, पूरा महकमा उन्होंने पूरे एक राज्य का संभाला, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का। सर मैं एक बात ये जानना चाहता हूं, क्या ये समझना कि जो बगैर पढ़ा लिखा तबका है उसको एक तरीके से रेडिकलाइज कर दिया जाना, बरगला देना, भरमा लेना बड़ा आसान होता है, क्या अब इस धारणा को भी बदलना पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि जो एकदम गैर पढ़ा लिखा है उसको वो आप समझ सकते हैं कि उसका आर्थिक स्तर क्या होगा और उसको अपनी रोजी रोटी चलाने में ही पूरा दिमाग और दिल लगा रहता है। तो फिर ये लोग क्यों भटक गए? ये तो काम कर रहे थे। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं। जो बुद्धिजीवी समझता है अपने आप को, थिंकिंग होता है, आइडियोलॉजी पे जाता है, उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, खासकर सोशियोलॉजी के, और यूनिवर्सिटी के माहौल में आपको कोई चीज़ जो है रेडिकल फैलानी है तो वो बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि साहब हम जो हैं, हम तो इंटेलेक्चुअल हैं और इंटेलेक्चुअली चीज़ को देखेंगे, तो एक वो थोड़ा सा प्रोन हो जाते हैं कि किसी सेंसेशनल चीज़ के प्रति आकर्षित हों। सर लेकिन ये और भी खतरनाक ट्रेंड है, अगर पढ़े लिखे लोगों को भी बरगलाया जा रहा है और वो आसानी से रेडिकलाइज हो रहे हैं और इस कदर रेडिकलाइज हो रहे हैं, उनको अपने परिवार को लेकर कोई चिंता नहीं है, उनको इस बात अपने रिप्यूट को लेकर कोई चिंता नहीं है, वो क्या काम कर रहे हैं, उसके एथिक्स क्या कहते हैं, इसको लेकर कोई चिंता नहीं है, तो ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। आप जरा देखिए टारगेट दिल्ली कोड डिकोड रिपोर्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी का कोई भी जिम्मेदार प्रशासक जवाब क्यों नहीं दे रहा है?
ये वो यूनिवर्सिटी है जहां जिसको तो ये समझा जाता रहा है यहां ऐसे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बाहर निकल रहे हैं, लेकिन क्या इसकी आड़ में कुछ और चल रहा था? क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन को यह मालूम था और इसीलिए वो मौन है? जरा देखिए, ये है, अगर आप देखेंगे इसके फुटप्रिंट्स आपको मिलते हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो वहां पर भी आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, इससे जुड़ा हुआ तमाम जानकारी भी मिलेगी। लेकिन जरा देखिए, पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की तलाशी ली थी, पुलिस को भी लगा कि उसे जांचना चाहिए, देखना चाहिए कि अंदर क्या क्या है। यूनिवर्सिटी के 6 कर्मचारियों को आखिरकार पुलिस अपने साथ भी ले गई। किन किन से बातचीत होती थी, यहां से पकड़े गए डॉक्टर्स का किन किन से राब्ता था, बातचीत होती थी, डे इन डे आउट बेसिस पे किससे बात हो रही थी। यूनिवर्सिटी में बनी लैब को भी पुलिस ने परखा और यह देखा कि क्या यहां यूनिवर्सिटी लैब का भी इस्तेमाल किया जा रहा था किसी तरीके से इन एक्सप्लोजिव को परखने के लिए। यूनिवर्सिटी में बने कमरों की भी तलाशी ली गई, वहां भी देखा गया कि यहां भी तो कुछ रखा नहीं गया है। उमर के कमरे की भी पुलिस ने जांच की और यह देखा कि यहां से क्या कुछ असामान्य दिखाई दे रहा है। यूनिवर्सिटी की लैब में विस्फोटक, क्या विस्फोटक बनाया जाता था? पुनीत मेरे साथ यहां जुड़ रहे हैं। पुनीत, अभी मेरी एक्सपर्ट से बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि कभी भी यहां पर एक्सप्लोजिव बनाया नहीं जा सकता, केवल वो लोग टेस्ट कर सकते हैं, जरूर यहां पर लाकर अमोनियम नाइट्रेट को लिक्विड फ्यूल को मिलाकर ये देख सकते हैं कि इसको डेटोनेट किया जा सक रहा है कि नहीं किया जा सकता, एक सैंपल टेस्टिंग हो सकती है। वहां से अल फलाह यूनिवर्सिटी से अंदर से क्या छनकर खबरें आ रही हैं, क्योंकि बात तो कोई कर नहीं रहा है फोन पर। देखिए, बिल्कुल ना तो अल फलाह यूनिवर्सिटी से कोई भी बात कर रहा है और ना ही पुलिस भी और एजेंसीज भी इस मामले में बात करने से बच रही हैं। लेकिन हमारे जो सोर्सेज हैं वो यही बता रहे हैं कि जो लैब है उसकी बाकायदा पूरे अच्छे तरीके से एनआईए ने और जो दूसरी जांच एजेंसियां उन लोगों ने जांच की थी। पुलिस को शक था कि जो अमोनियम नाइट्रेट था वो इस लैब में लाया गया था, उसकी टेस्टिंग भी की गई होगी। जाहिर तौर पर उसको कहाँ कहाँ रखा गया, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 2900 किलो जो विस्फोटक था वो 2 जगहों से बरामद हुआ और जब सुबह बरामद हुआ तो शाम को अमोनियम नाइट्रेट से ही धमाके का शक किया जा रहा है, यानी कि जो अमोनियम नाइट्रेट है वो कहीं और भी रखा गया हो सकता है। तो इन तमाम एंगल्स को लेकर के जो डॉक्टर उमर था उसके कमरे के अलावा जो कई कमरे फर्स्ट फ्लोर पे थे,